ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कल के लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। जी दानिश, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? सर मैंने पूछना था कि कहना था कि जो आपने आज टेस्ट हुआ इको का उसका एमसीक्यू का सॉल्यूशन आप बता सकते हैं कि नहीं। वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, टेक्स्ट कर दूंगा, या अगर आप कहते हैं तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक आप सेकेंड। देख लें, जैसे भी आप अभी बता दें या ग्रुप में आप उनका सॉल्यूशन भेज दीजिएगा जैसे भी मुनासिब हो। नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि बेहतर है, ताकि अगर कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड मुझे ओपन कर लेने ओके दें सर, बस। थैंक यू। ओके जी, जो टेस्ट हुआ है बच्चे आज, देखें, फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज करेगी। इफ गुड इज, जो प्रोडक्ट है वो इनमें से कौन सा हो तो ऐसा होगा? नॉर्मल गुड, कॉम्प्लीमेंट गुड, नेसेसिटी या गिफन गुड? जी, एनी वन ऑफ यू, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेज हैंड करें ताकि थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो, फिर हम डिस्कस भी कर लेते हैं। जी उसामा, क्या आंसर है? सर गिफन गुड है इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, गिफन गुड। उसको हमने लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन भी कहा हुआ है कि जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज इफ गुड इज। यानी जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगी। इनमें से कौन सा केस है? नॉर्मल गुड, कॉम्प्लीमेंट गुड, लग्जरी गुड या ऑल ऑफ दीज? जी, एनी वन ऑफ यू। जी दानिश, क्या आंसर है? सर नॉर्मल गुड होगा इसका आंसर। ओके, जी इकरा, आपका क्या आंसर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नॉर्मल गुड्स है इसका। ओके, नेक्स्ट जी, आपका क्या आंसर है भाई? सर कम्प्लीमेंट गुड्स है इसका आंसर। सर कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल गुड्स। गुड, नॉर्मल गुड्स। कॉम्प्लीमेंट भी है, नॉर्मल भी है। लग्जरी देख लें, एक दफ़ा चेक कर लें, लग्जरी भी तो नहीं है कहीं। अगर लग्जरी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, कम होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर आपने कॉम्प्लीमेंट गुड्स का बताया था कि अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो गाड़ियों की डिमांड बिल्कुल बढ़ ठीक जाती है, तो है, ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट ठीक गुड्स है, हुआ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल गुड में क्या होता है? कोई भी नॉर्मल गुड हो तो जब उसकी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर बढ़ जाएगी उसकी डिमांड बढ़ भी। जाएगी। नॉर्मल भी ट्रू हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी ट्रू हो गया, लग्जरी भी ऐसे ही है। जब उसकी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो फिर कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? सर ऑप्शन फिर डी। सबसे ज्यादा इफेक्ट तो जी, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा सर। डी, ऑल ऑफ दीज। नॉर्मल गुड में भी ऐसे ही होता है, कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसे ही होता है, और लग्जरी में भी ऐसे ही होता है। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। जी जैन, आपका कोई क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये नॉर्मल गुड तो जब किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तब नहीं इसकी डिमांड इंक्रीज होती नॉर्मल गुड को इनकम से भी डिफाइन कर सकते हैं आप, प्राइस से भी कर सकते हैं। वैसे तो ठीक है कि है। नॉर्मल गुड हम कहते हैं कि सर जब फिर इनकम लेवल प्राइस से तो बढ़ता है। फिर गिफन गिफन गुड भी ऐसे ही है प्राइस। स्टेटमेंट तो बड़े ध्यान से। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इफ प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज। गिफन गुड में ऐसे होता है कि गिफन गुड की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। केयरफुली पढ़ा करें ना, एमसीक्यूज में यही तो इशू है कि उसे वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ओके, पॉइंट नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, मार्केट क्लियरिंग प्राइस इज आल्सो नोन एज। मार्केट क्लियरिंग प्राइस हम किसे कहते हैं? चार ऑप्शंस हैं, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस या रिजर्वेशन प्राइस। जी तैयब, आपका क्या आंसर है?
इक्विलिब्रियम प्राइस। बिल्कुल ठीक है, ओके। और इक्विलिब्रियम सर मैंने प्राइस। पूछना था, जो ना पहला एमसीक्यू था इसका, आपने गिफन का आंसर बताया, जी इसका जी, डी। फर्स्ट का गिफन, जी डी। सर इसका नॉर्मल नहीं बनता, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, नॉर्मल में भी आपने यही बताया था। नॉर्मल गुड की प्राइस जब बढ़े तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जी सर। नॉर्मल गुड की प्राइस, कहाँ पे आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि जब नॉर्मल गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है? अच्छा सर, वो इनकम में था। इनकम, इनकम, इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़े। इनकम बढ़ेगी। ओके देन, फिफ्थ क्वेश्चन, नहीं, फोर्थ, एन इंक्रीज इन डिमांड बाय शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कैन बी कॉज्ड बाय, यानी डिमांड कर्व की शिफ्ट का जो इंक्रीज है या राइज इन डिमांड जो है वो इनमें से किस वजह से क्रिएट होगा? डिक्रीज इन प्राइस की वजह से शिफ्ट होगी डिमांड, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, इंक्रीज इन प्राइस की वजह से, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। जी, एनी वन ऑफ यू, चौथे क्वेश्चन का आंसर कि राइज इन डिमांड वाली शिफ्टिंग जो है वो इनमें से किस वजह से होगी? जी, दानिश क्या आंसर है? सर नन ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई फैक्टर भी शिफ्टिंग की वजह नहीं है। डिक्रीज इन प्राइस और इंक्रीज इन प्राइस तो इसलिए नहीं हो सकता है कि ये तो अलोंग द लाइन चेंज करते हैं, ये शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिमांड साइड का फैक्टर ही नहीं है, वो तो सप्लाई साइड का फैक्टर है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी तो वो सप्लाई को इफेक्ट करेगी, डिमांड के साथ उसका लिंक नहीं है। ओके, पांचवा क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन टैक्स रेट विल शिफ्ट सप्लाई कर्व, अगर टैक्स रेट इंक्रीज करता है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड, या नन ऑफ दीज? जी, एनी वन ऑफ यू, पांचवें क्वेश्चन का आंसर? जी, दानिश क्या आंसर है? सर अपवर्ड शिफ्ट हो गई है सप्लाई लाइन। बिल्कुल ठीक है, टैक्स अपवर्ड की या वजह राइट से, राइट वाला। टैक्स की वजह से अपवर्ड और सब्सिडी की वजह से फॉरवर्ड या राइटवर्ड, ठीक है बिल्कुल। छठा क्वेश्चन, if demand and supply of a product rise at the same time, यानी डिमांड की लाइन भी हम राइट वर्ड शिफ्ट कर दें और सप्लाई की लाइन भी राइट वर्ड शिफ्ट कर दें, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा? नंबर वन ऑप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटीज बोथ विल इंक्रीज, यानी प्राइस लेवल भी पहले से बढ़ जाएगा, क्वांटिटीज भी बढ़ जाएंगी। दूसरा ऑप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटीज विल डिक्रीज, दोनों ही कम हो जाएंगी, या प्राइस विल इंक्रीज, और चौथा ऑप्शन क्वांटिटीज विल इंक्रीज। जी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है चारों ऑप्शंस में से, कि अगर हम डिमांड और सप्लाई को एट ए टाइम राइट वर्ड शिफ्ट कर दें? देखिए, ओरिजिनल डिमांड लाइन, ओरिजिनल सप्लाई लाइन, सप्लाई और डिमांड का फर्स्ट या इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारे पास P1 पे है। अगर मैं सप्लाई को भी राइट वर्ड ही शिफ्ट कर दूं, राइज इन सप्लाई लिखा हुआ है, और डिमांड को भी राइट वर्ड ही शिफ्ट कर दूं, तो हम फाइनली इस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है? प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रही हैं, दोनों डिक्रीज हो रही हैं, या प्राइस इंक्रीज हो रही है, या सिर्फ क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं? जी, उसामा क्या आंसर है आपका? सर प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रही हैं। हाँ हाँ, आपके सामने मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, प्राइस इंक्रीज होती नजर आ रही है आपको कहीं? सर यानी कि सिर्फ डिमांड इंक्रीज हो रही है। अगेन अगेन सामने देखें ना, दोनों में से क्या चेंज आ रहा है? जो इक्विलिब्रियम वन है आपका, इक्विलिब्रियम वन और इक्विलिब्रियम टू, जब आप इक्विलिब्रियम वन से टू पे पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस पे तो कोई फैक्टर नहीं है, प्राइस तो अब भी उसी लेवल पे है, क्वांटिटीज इंक्रीज हो गई हैं, डिमांड एंड सप्लाई दोनों की क्वांटिटीज में इजाफा हो गया। Okay, जी, then seventh question, which of the following pairs come closest to being complementary good? इनमें से कौन सा पेयर complementary goods कहला सकता है या करीब तरीन है उसके? एप्पल एंड ऑरेंज का पेयर है, कैमराज एंड मेमोरी कार्ड्स हैं, अ फ्री होटल रूम एंड अ फ्री मील, क्रीम एंड मिल्क। जी, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का पेयर कहला सकता है? जी, अरसलान क्या आंसर है? सर कैमरा एंड मेमोरी कार्ड। बिल्कुल ठीक है, राइट ऑप्शन, कैमराज एंड मेमोरी कार्ड्स, क्योंकि कैमराज के बगैर मेमोरी कार्ड्स का यूज़ और मेमोरी कार्ड के बगैर, दोनों यानी एक दूसरे के साथ जॉइंट
डिमांड में प्रोडक्ट यूज होती है। ओके, इसके बाद आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। एक्सप्लेनेशन आपसे रिक्वायर नहीं है, सिर्फ आपने दोनों की सेपरेट डायग्राम्स बनानी है, मूवमेंट की अलग बना दें, शिफ्ट की अलग, और उनको प्रॉपरली लेबल कर दें। ओके, डिस्कस द लिमिटेशन एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, 4-5 लिमिटेशंस लिख दें, 2 जो हैं वो एक्सेप्शंस लिख दें। जी उमैर, क्या क्वेश्चन है? आपका बच्चे माइक नहीं ऑन हो रहा, हैंड फ्री है तो उसे रिमूव करें या आपकी तरफ से म्यूट है? ओके, दानिश आप बताएं पहले क्या क्वेश्चन है। सर आपने जो भी हमें केस करवाए हैं इक्विलिब्रियम प्राइस में जो भी चेंज आया यानी इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपने हमें या तो डिमांड लाइन शिफ्ट हुई या सप्लाई लाइन शिफ्ट हुई है। ठीक है, जो ये पिछला एमसीक्यू था सेकंड लास्ट, उसमें डिमांड और सप्लाई लाइन दोनों शिफ्ट हो रही हैं। दोनों शिफ्ट हो रही तो हैं, क्या बिल्कुल ये ऐसे ही। हमारे कोर्स में शामिल है या हमें पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, या ये बस एमसीक्यूज की हद तक ही था? आ सकता है, आ सकता है बच्चे, इतनी तो चेंजिंग जो है वो स्लाइड सी हो सकती है, यानी चारों वेरिएशंस हो गई हैं, उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा वो दोनों को कंबाइन ही कर रहा है, वो सेपरेट भी पूछ सकता है, कंबाइन भी पूछ सकता है। मतलब हमारे कोर्स में शामिल है कि दोनों लाइन इकट्ठी शिफ्ट हो सकती हैं? हो सकती है, हो सकती है। ये यहाँ पर माइक्रो में भी शामिल है, और फिर ये चैप्टर नंबर 6 में मैक्रो लेवल पे हम दोबारा डिमांड एंड सप्लाई को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी हम ऐसे कंबाइन शिफ्टिंग के केस भी करेंगे और सेपरेट के भी करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, देन नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर्स प्ले अ रोल इन डिटरमिनिंग रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस जो है उसमें कौन कौन से मेन फैक्टर हैं? ओके, 5 पॉइंट हैं, उनको एक्सप्लेन कर दें। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड लेबल इट प्रॉपरली, यहाँ भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। ओके जी, अब कोई ओवरऑल क्वेश्चन है आपका इस टेस्ट के बारे में, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन? जी उमैर, क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, लास्ट एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन क्रीम एंड मिल्क वाला, जी जी, तो सर ये ऑप्शन नहीं होगा देखें क्योंकि क्या? पहले आप ये बताएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डेफिनेशन क्या है, किन दो गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं? सर जो दोनों की जैसे बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। वो प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट है। सॉरी सर, हाँ, वो जो प्रोडक्शन एक के कॉम्प्लीमेंट अंदर है। विच मस्ट बी पार्ट ऑफ अदर। हाँ, यानी कि कंज्यूमर उन दोनों को इकट्ठे यूज करता है, कंबाइंड डिमांड है। अब आप मुझे बताएं, मिल्क एंड क्रीम या की कंबाइंड यूज्ड। डिमांड है या मेमोरी कार्ड्स और कैमरा की? आपकी? ठीक है सर, ठीक ठीक है, है, ओके क्लियर हो? सर। ओके। उसामा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर टेस्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, मैंने वैसे अब लेक्चर से मुतालिक पूछना था। जी जी, बताएं। सर ये टोटल आउटले मेथड को थोड़ा सा मुख्तसर एक्सप्लेन कर दें। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लें कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, और हमने देखना ये होता है कि इसकी प्राइस चेंज की वजह से डिमांड पे इफेक्ट तो आना ही है। हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं कि इस प्राइस चेंज ने डिमांड को ज़्यादा इफेक्ट किया है, कम किया है या इक्वली किया है। तो इसके लिए एक तरीका ये है इलास्टिसिटी मेजर करने का, लचक या इफेक्ट मेजर करने का, कि प्राइस चेंज होने से पहले और प्राइस चेंज होने के बाद कंज्यूमर कुल उस प्रोडक्ट पे कितने पैसे खर्च कर रहा है। सिर्फ उस कुल रकम को, कुल एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर लें तो उससे भी हमें एक अंदाजा हो जाता है सादा सा कि ये प्रोडक्ट लेस इलास्टिक है, मोर है या यूनिट है। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि उसकी प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए, लेकिन कंज्यूमर उस पर पहले भी टोटल 100 रुपए ही खर्च करता था, प्राइस कम होने के बाद भी 100 ही खर्च कर रहा है, जितनी मर्जी प्राइस कम हो जाए वो कुल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर उसका उधर ही है, उतना ही है। तो इसको कहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट जो है ये यूनिट इलास्टिक प्रोडक्ट है। असल में हम इसे यूनिट क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जितना प्राइस कम होती है कंज्यूमर ऑलमोस्ट उतनी डिमांड बढ़ा देता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो उसका उधर का उधर ही रहेगा। तो यानी प्राइस डिमांड को एग्जैक्टली उतना इफेक्ट कर रही है। प्राइस कम हो गई है 10%, डिमांड 10% बढ़ गई है। प्राइस 15% कम हो गई है, डिमांड 15% बढ़ गई है, तो फाइनली तो टोटल एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहेगा। तो यूनिट इलास्टिक प्राइस का डिमांड पे इक्वल इफेक्ट है। यूनिट मीन
इक्वालिटी है, 1 to 1 इफेक्ट है। प्राइस अगर 100% या फॉर एग्जांपल 70% आप कम करेंगे, डिमांड भी 70% इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें प्राइस तो 50% कम हुई है, डिमांड ने बढ़ना तो था लेकिन डिमांड सिर्फ 10, 15 या 20% बढ़ी है, तो प्राइस का जब डिमांड पे कम इफेक्ट आता है तो हम इसे लेस इलास्टिक कहते हैं। एक्सपेंडिचर से हमें कैसे पता चलता है? जब प्राइस कम हो और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए। प्राइस कम हुई, कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ाई है, लेकिन डिमांड क्योंकि बहुत थोड़ी बढ़ाई है, प्राइस 25% कम हुई थी, डिमांड सिर्फ 5% बढ़ी है, तो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर तो पहले से थोड़ा रह जाएगा। तो जब प्राइस कम हो और एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, या प्राइस बढ़े और कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, यानी प्राइस और एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हम जज करते हैं कि ये लेस इलास्टिक होते हैं, यानी प्राइस का चेंज होना इनकी डिमांड पे कम इफेक्ट करता है। और तीसरी कैटेगरी कि प्राइस और कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी अगर प्रोडक्ट की प्राइस आप कम करेंगे, 50 से कम करके आप 40 कर देंगे, तो कंज्यूमर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर पहले से भी ऊपर चला जाएगा, वो अब ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू हो गया है। तो जब प्राइस कम हो और कंज्यूमर पहले से ज्यादा पैसे स्पेंड करना शुरू कर दे, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, यानी प्राइस और एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों, तो जिन प्रोडक्ट्स में भी कंज्यूमर का बिहेवियर इस तरह का है उनको हम मोर इलास्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का भाई कल के लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लें, शाबाश। ओके जी, उस्मान आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ना टेस्ट में से 6 MCQs रिपीट कर दें प्लीज। शट अप, क्या है क्वेश्चन बताएं मुझे। सर कहता है if demand and supply of product rise at the same time what will happen to the equilibrium? जी, अगर सप्लाई एंड डिमांड दोनों ही सेम टाइम पे राइज कर जाएं, अगर दोनों में ही इजाफा हो जाए, आपके सामने स्क्रीन पे डिमांड लाइन मैंने ड्रॉ की है, सप्लाई लाइन ड्रॉ की है, ओरिजिनल प्राइस लेवल लेट अज्यूम 100 रुपए है प्रोडक्ट का, मार्केट में डिमांड जो है वो 50 है, 100 रुपए की प्राइस पे 50 यूनिट रोजाना मार्केट में सप्लाई होते हैं, 50 ही डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई की क्वांटिटीज बराबर है। अब वो कह रहा है कि सप्लाई भी राइज कर जाए, डिमांड भी राइज कर जाए, मतलब सप्लाई राइज करती है और एस से शिफ्ट होके S1 पे आ जाती है, दूसरी साइड पे डिमांड भी राइज करती है और डिमांड भी D1 से शिफ्ट होकर D2 पे आ जाती है, दोनों हमने राइज कर दी, दोनों में इजाफा कर दिया, डिमांड का राइज राइटवर्ड शिफ्टिंग, सप्लाई का राइज भी राइटवर्ड शिफ्टिंग। अब इस सिचुएशन में अगर आप न्यू इक्विलिब्रियम देखें, पहला इक्विलिब्रियम E1 यहाँ पे था, न्यू इक्विलिब्रियम E2 यहाँ पे है, न्यू डिमांड लाइन और न्यू सप्लाई लाइन का, तो अगर आप देखें तो हमारे पास प्राइस तो अब भी 100 रुपए पर ही है, प्राइस तो ऊपर नहीं गई, लेकिन क्वांटिटीज अब जो है वो लेट अज्यूम 60 पे आ गई हैं, यानी प्राइस 100 रुपए ही है लेकिन सप्लाई भी मार्केट में अब 60 यूनिट की है और डिमांड भी 60 यूनिट की है। तो व्हाट इज हैपनिंग, प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट, ओनली क्वांटिटीज विल इंक्रीज। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके जी, देन अब हम नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ जो है वो चलते हैं। तो कल हमने बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी मेजरमेंट के 3 मेथड जो हैं वो शुरू किए थे। उनमें से पहला मेथड हमने कहा 6-7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल आउटले मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या रेवेन्यू मेथड, उसकी टेबल डायग्राम्स के साथ आप एक्सप्लेनेशन कर दें कि हम एक्सपेंडिचर को कंपेयर करके कैसे बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ए बी सी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लेस इलास्टिक है, मोर है या यूनिट है। तो हमने कहा कि हम कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर को या प्रोड्यूसर के रेवेन्यू को, एक ही बात है ना, मेरा जो एक्सपेंडिचर है एज ए कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू है, उसको वसूली हो रही है, तो कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर या प्रोड्यूसर के रेवेन्यू को देखकर भी हम बता सकते हैं कि प्राइस चेंज होने के बाद रेवेन्यू कितना है, प्राइस चेंज होने से पहले कितना था, तो हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये लेस है, मोर है या यूनिट इलास्टिक है। फिर हमने कल दूसरा मेथड किया, फार्मूला मेथड, फ्लक्स मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, कि हम P1 Q1 और P2 Q2 की ये जो 4 वैल्यूज हैं इनको फार्मूला में पुट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसे मोस्ट एक्यूरेट नहीं कहा जाता, फार्मूला मेथड सबसे एक्यूरेट है।
कि हम फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल नंबर हम मेजर कर लेंगे, 1.0, 1.5, 0.93, जो भी इलास्टिसिटी का आंसर है, और फिर उसको चेक करके हम उसी 5 रेंजेस में बता देंगे कि हमारा आंसर 0 आया है, 0 या 1 के दरमियान आया है, 1 है, मोर देन 1 है, या इन्फिनिटी है। 5 ही केसेस हो सकते हैं जो हमने रेंज बताई थी इलास्टिसिटी की। ओके, अब उसमें फिर हमने कहा कि फार्मूलाज बेसिकली 2 हैं। पहला फार्मूला हमने कहा पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला है कि जब P और Q में चेंजेस बहुत स्मॉल हों, छोटी चेंजेस हैं, प्राइस भी बहुत थोड़ी चेंज हुई है, क्वांटिटी भी बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो फिर हम पॉइंट फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर P और Q में चेंजेस ग्रेटर हैं, कि P भी वेरी क्लियरली प्राइस में भी काफी ज्यादा चेंज आ गया है, बेशक प्राइस डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, इट डजंट मैटर, एनी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन प्राइस का चेंज भी काफी ज्यादा है और जो क्वांटिटी है उसका चेंज भी विजिबल है नंबर के साइज के लिहाज से, तो फिर हम जो है वो फार्मूला अप्रोच में ही दूसरा फार्मूला जिसको हमने आर्क मेथड कहा है या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम आर्क फार्मूला यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पहले एक क्लैरिटी कर लें, एक चीज को समझ लें। देखें, क्वेश्चन मैंने दोनों में बताया था आपको, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो कह सकता है व्हाट इज फार्मूला या व्हाट इज परसेंटेज मेथड, एक्सप्लेन इन डिटेल, 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन। तो आप पॉइंट इलास्टिसिटी को डिफाइन करें, उसकी डायग्राम बनाएं, फार्मूला लिखें और एक्सप्लेन कर दें कि ये कब यूज होता है। इसी तरह आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला, उसकी एक्सप्लेनेशन और ये कब यूज होता है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि फार्मूला मेथड, परसेंटेज मेथड होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला मेंशन कर दें, टेबल बना के उसको एक्सप्लेन कर दें, दैट्स इट, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन वो इसी फार्मूला मेथड का आपको प्योर न्यूमेरिकल दे देता है, वो थ्योरेटिकल पार्ट पूछता ही नहीं है, ना आपने डिफाइन करना है, ना डायग्राम बनानी है, ना एक्सप्लेनेशन करनी है, वो आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन स्टेटमेंट देता है। मसलन वो कहता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल पर्पज के लिए नाम ले रहा हूं, एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन लिखी हुई है जी, पर्सन ए जो है इसकी डिमांड जो है फलां प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट जी ये पर्सन परचेज करता है, प्रोडक्ट जी की प्राइस अगर 100 रुपए है तो ये प्रोडक्ट जी के जो है वो फॉर एग्जांपल 200 यूनिट रोजाना खरीदता है। अगर प्रोडक्ट जी की प्राइस चेंज होके फॉर एग्जांपल 100 से 200 पे चली जाती है तो ये इसकी डिमांड कम करके 90 यूनिट्स पे ले आता है। यानी उसने 2 प्राइसेस दे दी आपको, P1 और P2, और 2 क्वांटिटीज दे दी आपको, Q1, ओ सॉरी ये 190 में लिखना है, ओके, Q1 और Q2। प्राइस जो है देखें 100 से 200 पे जा रही है, प्राइस तो डबल हो गई है। प्राइस बढ़ने से डिमांड ने कम होना था, लेकिन डिमांड 200 से कम होकर सिर्फ 190 पे आई है। उसने आपको 2 प्राइसेस, 2 क्वांटिटीज दे दी हैं और आपको वो कहता है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर दें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मेथड। वो आपको खुद बता रहा है कि फार्मूला मेथड से कैलकुलेट कर दें, तो आप ये चारों वैल्यूज फार्मूला में पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे और उसको एक्सप्लेन इंटरप्रेट कर देंगे। एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लेनेशन तो नहीं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि आपका आंसर इसका फॉर एग्जांपल आ जाता है -0.35, तो आप कहेंगे कि बिकॉज आंसर इज लेस देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर जो है वो 1 से कम है, तो इट मींस दिस प्रोडक्ट इज लेस इलास्टिक प्रोडक्ट। और माइनस का साइन में बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है 2 लाइनों की। ओके, अब यहाँ पे जो मैं क्लैरिटी देना चाह रहा था वो जरा समझ लें। देखिए, अगर तो वो आपको P1, P2, Q1 और Q2 की वैल्यूज देता है और आपको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल P1 100 है, P2 जो है वो 110 है, इसी तरह से Q1 जो है फॉर एग्जांपल 20 यूनिट्स है, प्राइस इंक्रीज हुई तो ये डिमांड कम होकर 20 से 10 पे आ गई। अब अगर आप इस डाटा को देखें, और मैं एक और क्वेश्चन इसके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको जरा आसानी हो जाए कंपैरिजन करने में। दूसरा डाटा वो आपको देता है कि प्रोडक्ट की प्राइस 100 से चेंज होके 101 पे आ गई है और प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो 20 से कम होके 19 पे आ गई है। अब देखें, ये 2 डाटाज हैं, ओरिजिनल प्राइस दोनों में ही 100 रुपए है, एक में प्राइस 100 से बढ़ के 110 पे गई, दूसरे में प्राइस 100 से बढ़ के 101 पे गई है। इसी तरह से एक में क्वांटिटी प्राइस बढ़ने की वजह से 20 से कम होकर 10 पे आ गई है, आधी रह गई है डिमांड,
लेकिन दूसरे में क्वांटिटी डिमांड 20 से कम होकर सिर्फ 19 पे गई है। अब इन दोनों में तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो बी प्रोडक्ट है इसकी प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस बहुत ही स्मॉल हैं। प्राइस में चेंज भी सिर्फ 1 रुपए का है, वेरी स्मॉल चेंज, क्वांटिटी में चेंज भी 1 यूनिट का है, स्मॉलर चेंजेस हैं। लेकिन जो ए प्रोडक्ट है इसकी प्राइस में और क्वांटिटी में चेंजेस वेरी विजिबल हैं। तो यहां तो आपके लिए फैसला करना बहुत आसान है कि मैं ए कैटेगरी में आर्क फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि चेंजेस बड़ी हैं, और बी कैटेगरी में जो है इस क्वेश्चन के लिए मैं पॉइंट इलास्टिसिटी वाला फार्मूला जो है वो यूज करूंगा। ये तो यहां तो क्लैरिटी है, कोई मसला नहीं है। अब मैं थोड़ा सा नंबर चेंज कर रहा हूं बी कैटेगरी में। प्रोडक्ट की प्राइस 100 से चेंज होके 105 पे चली गई है और डिमांड 20 से कम होके फॉर एग्जांपल 18 यूनिट पे आ गई है। सिचुएशन अभी भी ओके है कि प्रोडक्ट की प्राइस बड़ी है, 100 से 105 पे गई है, 5 रुपए प्रोडक्ट महंगा हुआ है तो डिमांड कम होके 20 से 18 पे आ गई है। अब इस सिचुएशन में किसी स्टूडेंट के माइंड में थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि अब 100 से 105 तक की प्राइस 5% का चेंज नजर आ रहा है, मैं इसको स्मॉल चेंज कंसीडर करूं, लार्ज कंसीडर करूं? क्योंकि फैसला तो फार्मूले का इस पे होना है कि अगर चेंज स्मॉलर है तो हमने पॉइंट फार्मूला लगाना है, चेंज ग्रेटर है तो हमने आर्क फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे डाउट आ सकता है किसी भी स्टूडेंट के माइंड में। अब यहाँ पे मेरी दो बातें क्लियरली नोट कर लें कि अगर तो उसने कहा है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी विद फार्मूला मेथड और ये नहीं बताया कि आपने पॉइंट मेथड इस्तेमाल करना है या आर्क मेथड, दोनों ही फार्मूला मेथड है ना, तो फिर आपने हमेशा आर्क को ही प्रेफर करना है। बेशक चेंजेस स्मॉल हो, चेंजेस लार्ज हो, कुछ भी हो जाए, अगर उसने खुद नहीं बताया आपको कि आपने पॉइंट फार्मूला यूज करना है या आर्क फार्मूला, तो आपने हमेशा आर्क फार्मूला यूज करना है, क्योंकि आर्क पे एतराज कोई नहीं है, आर्क के कैलकुलेशन में एरर कोई नहीं। आर्क दोनों में एप्लीकेबल होता है, स्मॉल चेंज में भी लार्ज में भी। सिर्फ पॉइंट फार्मूले का मसला है कि वो सिर्फ स्मॉल चेंज में एप्लीकेबल है, लार्ज में नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर तो वो क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दे और नीचे लिख दे कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मेथड, विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड, विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स मेथड, और इनमें दो दो मेथड हैं पॉइंट और आर्क, और आपको वो बता नहीं रहा, तो इट्स अप टू यू। और अप टू यू का मतलब मेरी तरफ से हमेशा क्या है कि आपने हमेशा आर्क को यूज करना है। ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी, वो आपको स्टेटमेंट में खुद बता देता है, वैल्यूज कोई भी दे दे, स्मॉल चेंज की दे या लार्ज की दे दे, और वो आपको कह देता है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी विद आर्क मेथड। तो आपने नहीं सोचना कि ये स्मॉल चेंज है या लार्ज चेंज है, उसने आर्क कहा है, आर्क लगा दें। वो वैल्यूज दे के कहता है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी विद पॉइंट मेथड, आपने नहीं सोचना कि यार इतनी बड़ी पी और क्यू में चेंज है और ये कह रहा है कि पॉइंट से, तो आपको पॉइंट का है, पॉइंट से कैलकुलेट करना है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या वो आपको मेथड बता देगा कि आर्क फार्मूला लगाना है या पॉइंट, तो आपने वही फॉलो करना है जो उसने कह दिया है। दूसरा ऑप्शन, वो आर्क और पॉइंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है सिर्फ फार्मूला मेथड से कैलकुलेट कर दें, तो फिर आपने इस परेशानी में जाना ही नहीं है कि यार मैं कौन सा यूज करूं, आपने आर्क लगा देना है। जब वो आप पे ऑप्शन छोड़ेगा तो आपने आर्क को प्रेफर करना है, जब वो खुद बताएगा तो आपने उसको फॉलो करना है। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। मुझे लग रहा था जी 2 रुपए का चेंज है, मुझे लग रहा था 10 का चेंज है, मैंने ये चेंज कर दिया है, ये कैलकुलेशन कर लिया, तो इस तरह की जो है वो आपने गलती किसी किस्म की नहीं करनी। ओके जी, देन तो यहां तक तो हमारी डिस्कशन कल की थी, उसमें जरा मैंने क्लैरिटी करनी थी। अब आप जो आर्क इलास्टिसिटी से कैलकुलेशन करेंगे जी, हामिद आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम। सर जी ये तो आपने क्वेश्चन क्लैरिटी कर दी सर, जैसे कि उन्होंने पीछे ये 3 बॉक्स बना के ना, इसमें फिर ये मोर और यूनिट और इन इलास्टिक, सर इनका वो बॉक्स बना के कैसे क्वेश्चन देगा? नहीं, मतलब कि बॉक्स इनको में फाइंड वो करना, बॉक्स में वो आपको सिर्फ डाटा दे देगा, वो बॉक्स डाटा बनाए तो दे या देगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखे, ठीक है ना? सर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे कैसे होगी कि उसने वो फिर ये कि न्यूमेरिकल फार्मूलाज लगाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं नहीं तौर नहीं, पर उसे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन। बताता हूँ ना, लिखा होगा मसलन मिस्टर असलम इज परचेजिंग प्रोडक्ट अल्फा at the price of 100 rupees and he purchases daily 50 units. If price increases to 110 rupees, he purchases only 40 units. उसने पुरानी प्राइस पुरानी डिमांड बता दी, न्यू प्राइस न्यू डिमांड बता दी, P1 Q1 खुद कर लें, P2 Q2 नोट कर लें, और नीचे लिखा होगा कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मेथड या आर्क मेथड।
तो इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी 4 वैल्यूज दे सकता है, वो आपको टेबल बना के भी दे सकता है, दोनों तरह से ओके। नहीं सर आप बात नहीं समझे, ये तो सर दो दो ये जो दो वाली है, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि ये जो न्यूमेरिकली तौर पर अगर वो कहे तो उसका क्वेश्चन कैसे होगा, सिर्फ न्यूमेरिकली तौर पर, जैसे कि न्यूमेरिकल्स यहाँ पे 3 है। बच्चे न्यूमेरिकली आपको बता या रहा हूँ, सर और मैं मैंने नहीं क्या समझा। बताया? जी सर फिर बात नहीं आपकी समझा सर सही से। सर यहाँ पे तो एक पॉइंट और आर्क ये तो सेपरेट है, मैं ये न्यूमेरिकल वाला सेपरेट कह रहा हूँ, इसका क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा? ओ यार मैं इसी का आपको बता रहा हूँ ना, ये आर्क या जो आपका पॉइंट मेथड है, इनमें से ही कोई फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया हुआ है ना। अच्छा ठीक न्यूमेरिकल ठीक है ठीक है ठीक है, अजीब हो यार वो तुम। बॉक्स ऐसे ठीक है सर। वो तो सिर्फ आपकी फेवर के लिए दिया है कि आपको जरा कैलकुलेशन में पता चल जाए कि जब हम लेस इलास्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वो 1 से लेस आएगा। जब हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, और जब मोर इलास्टिक, ये तो 3 एग्जांपल दिए ना कि इनमें से कोई भी आपका आंसर आ सकता है, आपने उसके अकॉर्डिंगली उसे इंटरप्रेट कर देना है। जी सर क्लियर सर। ओके जी, देन ओके, ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया इसी को जरा थोड़ा सा फर्दर हम एक्सटेंड करते हैं। अब देखें जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके सामने मसलन आपको जो भी डाटा दिया गया है वो टेबल में हो, स्टेटमेंट में हो, आपने वैल्यूज पुट की आर्क मेथड में और उससे कैलकुलेशन की, आपका फाइनल आंसर फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फाइनल आंसर आ जाता है -0.25, या एक और प्रोडक्ट आपने उसकी भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट की और आपका फाइनल आंसर आ जाता है -2.5। ये दो अलग अलग आंसर हैं। अब आपने इन दोनों को इंटरप्रेट करना है। अगर आपका नंबर इलास्टिसिटी का नंबर लेस देन 1 है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और अगर मोर देन 1 है तो उसकी क्या सिचुएशन है। यूनिट को भी आप कर सकते हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन लिखने का तरीका क्या होता है, इसको जरा समझ लें। इलास्टिक डिमांड, यानी जब आपकी इलास्टिसिटी का आंसर मोर देन 1 आएगा, if elasticity of demand या eta is greater than 1, elasticity of demand के लिए हमने कहा था eta का साइन मैथमेटिकली यूज होता है, तो if the value या number of eta is greater than 1, it means percentage rise in quantity demand is more than the percentage fall in price। यानी इसका मतलब ये है कि प्राइस में जितना भी चेंज आया था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये स्मॉलर था परसेंटेज चेंज इन डिमांड के। तो ही हम इसे मोर इलास्टिक कह रहे हैं ना, कि प्राइस में चेंज थोड़ा सा था लेकिन उसने डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। तो नंबर 1 इंटरप्रिटेशन के इलास्टिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 आने का मतलब कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है। नंबर 2, अ डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द रेवेन्यू, यानी ये आपका मोर इलास्टिक प्रोडक्ट है तो आपकी रिकमेंडेशन प्रोड्यूसर को ये होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दें। अब प्रोड्यूसर आपको पूछेगा भाई मैं प्रोडक्ट सस्ता करके क्यों बेचना शुरू कर दूं, आप कह रहे हैं आप प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचते हैं, इसे 90 का कर दें, तो आप कहेंगे कि अ डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द रेवेन्यू, क्योंकि प्राइस कम करने से हमें ज्यादा रेवेन्यू मार्केट से इकट्ठा हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है, प्राइस हम 10% कम करेंगे, डिमांड 30, 40, 50% बढ़ जाएगी, तो फाइनली प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा फायदा है। और दूसरी बात, एन इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द रेवेन्यू, और वो प्रोड्यूसर आपसे पूछता है कि हम प्राइस इंक्रीज क्यों ना करें, भाई मैं प्रोडक्ट 100 का बेचता है तो 110 का क्यों ना बेचना शुरू कर दूं, तो यू विल से कि एन इंक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द रेवेन्यू, कि अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका रेवेन्यू पहले से भी कम रह जाएगा। आपने तो प्राइस बढ़ाई है लेकिन डिमांड ने इतना ज्यादा कम हो जाना है कि आपको महाना या सालाना जो पैसे इकट्ठा होता है मार्केट से, आपकी रेवेन्यू कलेक्शन पहले से भी थोड़ी रह जाएगी। और फाइनली वी कैन से प्राइस एंड रेवेन्यू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी मोर इलास्टिक प्रोडक्ट में प्राइस और रेवेन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगी, प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी, आपका जो आंसर है वो 1 से कम आ सकता है, तो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक डिमांड की इंटरप्रिटेशन, इफ वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी या वैल्यू ऑफ ईटा इज लेस देन 1, the percentage rise in quantity demand is less than the percentage fall in price। यानी इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा थी इस प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इसीलिए हम कह रहे हैं ये लेस इलास्टिक है, लेस रिस्पॉन्सिव है। यानी इसकी प्राइस चेंज हुई है 15%, डिमांड चेंज हुई है सिर्फ 2-3%,
यानी जितना बड़ा चेंज प्राइस में नजर आ रहा है, बेशक आप प्राइस 15% बढ़ाकर चेक कर लें या प्राइस 15% कम करके चेक कर लें, प्राइस का 15% चेंज डिमांड को सिर्फ 2-3% इफेक्ट करता है, कंपैरेटिवली कम इफेक्ट करता है। तो क्योंकि ये कम इफेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेस इलास्टिक प्रोडक्ट। और आपकी रिकमेंडेशन प्रोड्यूसर को क्या होगी? नंबर 1, अ डिक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज द रेवेन्यू। ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस कम करना प्रोड्यूसर को नुकसान देगा, रेवेन्यू भी कम कर देगा। प्राइस आप 100 रुपए से प्राइस 90 पे लाएंगे, आपकी डिमांड बढ़ जरूर जाएगी, लेकिन प्राइस आपने 10% कम कर दी है, डिमांड सिर्फ 2% बढ़ी है, तो टोटल कलेक्शन ऑफ द फर्म मार्केट से वो तो पहले से भी नीचे आ जाएगी। प्रोड्यूसर तो कहेगा भाई हमने जो है वो प्राइस कम की थी कि प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, प्रोडक्ट बिका भी है ज्यादा, लेकिन इससे तो बेहतर हम पिछले महीने थे कि हमें 10 लाख इकट्ठा हो गया था मार्केट से, इस महीने 8 लाख इकट्ठा हुआ है। तो प्राइस कम करके सेल बढ़ाकर भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा। दूसरी रिकमेंडेशन या दूसरी इंटरप्रिटेशन, एन इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द रेवेन्यू। ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करने में फायदा है। आप इस प्रोडक्ट की प्राइस 110 कर दें तो आपकी रिकमेंडेशन प्रोड्यूसर को होगी कि आप 100 की बजाय 110 का बेचें। प्रोड्यूसर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ओ मैं 110 का करूंगा प्रोडक्ट तो मेरी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यू विल आंसर कि आप प्रोडक्ट की प्राइस जब 100 से 110 करेंगे, यानी प्राइस में 10% इजाफा करेंगे, तो आपकी डिमांड तो सिर्फ 1-2% कम होनी है। इफेक्ट तो आना है, लॉ ऑफ डिमांड ने तो वर्क करना है, लेकिन प्राइस 10% बढ़ाई है आपने, डिमांड सिर्फ 2% पहले के मुकाबले में कम हुई है, तो फाइनली तो आपका रेवेन्यू पहले से 8% बेहतर हो जाएगा। तो ऐसी प्रोडक्ट के लिए प्राइस का इंक्रीज करना, इन इलास्टिक प्रोडक्ट में प्राइस का इंक्रीज करना हमेशा फायदेमंद होता है। या फाइनल वर्डिंग, प्राइस एंड रेवेन्यू मूव इन सेम डायरेक्शन, यानी लेस इलास्टिक प्रोडक्ट की जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो बिजनेस का या प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। अगर आप लेस इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हैं तो उसका टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाता है। क्लियर कर लें, बहुत से स्टूडेंट की ये कंफ्यूजन रहती है कि शायद लॉ ऑफ डिमांड इन दोनों में से किसी एक में काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ डिमांड ने काम करते रहना है कि जब भी प्राइस चेंज होगी क्वांटिटी डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट और जज करना चाह रहे हैं ताकि हम रियल लाइफ में अंदाजा लगा सकें कौन सी प्रोडक्ट्स लेस इलास्टिक होती हैं, कौन सी मोर हैं और क्या सिचुएशन है। यहां तक तो हमारी कंटिन्यूटी थी कल के मेथड की। 2 मेथड्स यहां पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। अब हम तीसरा मेथड करने जा रहे हैं। स्टिल हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर रहे हैं, लेकिन अब जो है हम इसको ज्योमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने पी एंड क्यू के दरमियान एक ग्राफ बना हुआ है, लेकिन इस ग्राफ में आपको कोई वैल्यू नहीं दी गई, ना आपको P1 प्राइस बताई गई है, ना P2 प्राइस है, ना ही Q1 क्वांटिटी है, ना Q2, यानी सिंपल एक डिमांड लाइन ड्रॉ करके दे दी गई है और आपको कहा जा रहा है कि इस डिमांड लाइन पे ये जो रेड कलर का पॉइंट A है, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करके बता दें। अब पहले दोनों तरीके, वो एक्सपेंडिचर अप्रोच हो या फार्मूला अप्रोच हो, उन दोनों तरीकों को तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं ना जब आपके पास P और Q की वैल्यू हो। यानी आपने एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना हो तो भी आपको P और Q चाहिए ताकि आप P और Q को मल्टीप्लाई करें बिफोर प्राइस चेंज, आफ्टर प्राइस चेंज, दोनों एक्सपेंडिचर कंपेयर कर सकें। फार्मूला मेथड में भी P1 Q1 P2 Q2 आपके पास वैल्यूज होंगी, आप फार्मूले में पुट करेंगे तो ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें तो आपको कोई प्राइस ही नहीं दी जा रही, कोई क्वांटिटी नहीं दी जा रही, सिर्फ ज्योमेट्रिक अप्रोच, एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। उस अप्रोच से हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम ज्योमेट्री के जरिए भी डिमांड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, अब इसका तरीकाकार क्या है? एक छोटा सा फार्मूला ही इसमें यूज होता है, लेकिन वो P और Q का फार्मूला नहीं है। फार्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू एक्स एक्सिस, यानी जिस पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करनी हो। मसलन पहला हम कर रहे हैं पॉइंट A जो आपकी स्क्रीन पे है कि इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है, तो इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है, यानी सिंपली आप फुट या स्केल रख के ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। आमतौर पे 12 इंच का जो स्केल होता है उस पे 30 सेंटीमीटर्स होते हैं, इंचेस में मेजर कर लें, सेंटीमीटर्स में। फॉर एग्जांपल आप मेजर करते हैं कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बनता है। आप यहाँ पे स्केल रखते हैं, ए पॉइंट से लेके एक्स एक्सिस तक ये पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके,
देन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू वाई एक्सिस, इसी पॉइंट से वाई एक्सिस तक कितना डिस्टेंस बनता है, आप इसे भी मेजर कर लेंगे और वो भी नोट कर लेंगे। तो आप एग्जैक्टली डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में या इंचेस में डिस्टेंस मेजर करके नोट कर लेंगे। इन दोनों को डिवाइड करके भी हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक सेकंड के लिए फर्ज कर लें कि ये पॉइंट ए जो है ये इस डिमांड लाइन के बिल्कुल सेंटर में है, यानी इसका जितना भी टोटल डिस्टेंस बनता है ये इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो आप में से कोई भी रेज हैंड करके बताए कि अगर पॉइंट ए बिल्कुल सेंटर में है तो आपका इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो क्या आएगा? जी सज्जाद, क्या आंसर है? सर यूनिट इलास्टिक बनना है। यूनिट इलास्टिक, क्योंकि जब ये बिल्कुल सेंटर में होगा तो आपके दोनों डिस्टेंस ही बराबर हो जाएंगे। इट डजेंट मैटर कि कितने होंगे, यानी अगर सेंटर है और नीचे 7 सेंटीमीटर बन रहा है तो सेंटर का मतलब है ऊपर वाला हिस्सा भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो जब आप 7 को 7 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। अगर नीचे वाला डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला भी ऑटोमेटिकली 10 हो गया, क्योंकि हमने कहा ये बिल्कुल सेंटर में है। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आंसर फिर भी 1 ही रहेगा। तो अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पॉइंट डिमांड लाइन के बिल्कुल सेंटर में है तो व्हाट डज इट मीन कि न्यूमरेटर जो ऊपर वाला डिस्टेंस है और डिनोमिनेटर ये दोनों डिस्टेंस ही आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आंसर आपका यूनिट ही आएगा। सिंपली वी कैन से कि डिमांड लाइन का जो सेंटर होता है इस पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से भी नोट कर लें, ये ज्योमेट्रिकल मेथड सिर्फ उस डिमांड लाइन पे एप्लीकेबल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रही हो। अगर कोई ऐसी डिमांड लाइन है जो दोनों एक्सिस को टच नहीं कर रही, आमतौर पे हम डिमांड लाइन ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, अब तक हमने सारी ऐसे ही ड्रॉ की हैं जो एक्सिस को टच नहीं कर रही थी, तो ऐसी डिमांड लाइन पे ज्योमेट्रिकल मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक्सिस को टच नहीं कर रही होती उसके लिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस ही मेजरेबल नहीं है। ओके, अच्छा ये तो सिर्फ क्लैरिटी थी। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल हम ए पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। लेट अज्यूम, जस्ट एन एग्जांपल पर्पस के लिए, मैं ए पॉइंट को यहां से शिफ्ट करके इस पॉइंट पे ले आता हूं कि लेट अज्यूम पॉइंट ए यहां पे है, इलास्टिसिटी मेजर कर दें। फॉर्मूला तो वही है कि जिस पॉइंट पर भी मेजर करनी है उस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस मेजर कर लें, उसी पॉइंट से लेकर वाई एक्सिस तक का। जो नीचे वाला डिस्टेंस है पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये फार्मूला में ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और जो ऊपर वाला डिस्टेंस है पॉइंट से लेकर वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला में डिनोमिनेटर में जाएगा। ये बच्चे आपने याद रखना है, अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ऊपर वाला डिस्टेंस ऊपर लिख दिया, नीचे वाला नीचे लिख दिया। पॉइंट से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस फार्मूले में ऊपर लिखा जाएगा और ऊपर वाला डिस्टेंस फार्मूले में नीचे लिखा जाएगा, रिवर्स है। ओके, अब अगर हम पॉइंट ए को सेंटर से मूव करके थोड़ा सा नीचे ले आए हैं तो इट ऑटोमेटिकली मींस व्हाटएवर इज द नंबर, कोई भी नंबर हो, ये क्लियर हो गया कि आपका न्यूमरेटर का नंबर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर लार्ज होगा उसके मुकाबले में, क्योंकि आप लाइन के सेंटर से नीचे आ गए ना, तो ऊपर वाला डिस्टेंस कम हो गया, जो फार्मूले में नीचे लिखे जाने वाला डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया। यानी आपके पास वैल्यू 7/10 हो सकती है, आपके पास वैल्यू 5/7 हो सकती है, आपके पास वैल्यू 3/5 हो सकती है। इन सब में देखें न्यूमरेटर स्मॉल है, इन सब में डिनोमिनेटर कंपैरेटिवली लार्जर है। तो इससे आप जब भी कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर लेस देन 1 ही आना है। न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मैथमेटिकल रूल ये है कि आंसर 1 से ऊपर नहीं आ सकता। तो व्हाट डज इट मीन कि जब हम ए पॉइंट को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इस रेंज में हमारी इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन 1 होगा। सिंपली मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि यहां पर 0.9 होगा, फिर 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, 3, 2, 1। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे चला जाऊं जो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे है और आपसे कहूं कि इलास्टिसिटी मेजर करके बता दें कि एग्जैक्ट एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे क्या सिचुएशन होगी, तो हमारा न्यूमरेटर तो बिल्कुल ही 0 हो गया और डिनोमिनेटर जो है हमारा जो है वो 5, 10, 15 कोई भी नंबर होगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर हमारे पास फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर में इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, और इन दोनों के दरमियान इलास्टिसिटी जो है वो लेस इलास्टिक, लेस देन 1 कैटेगरी में आ गई।
ओके देन अगर मैं इस ए पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं, मैं कहता हूं जी फॉर एग्जांपल ए पॉइंट यहां पे है, तो अब देखें ए पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस इसने न्यूमरेटर में जाना है, ये फासला ज्यादा है, और वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस जो है ये फासला कम है, इसने डिनोमिनेटर में जाना है। यानी हम सेंटर से जितना ऊपर की तरफ चलते जाएंगे आपका फाइनल आंसर ग्रेटर देन 1 होता जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल 7/6 आ जाता है आपके पास 9/5 आ जाता है, आपके पास फॉर एग्जांपल 5/2 आ जाता है। इन सब में आप देखें कि न्यूमरेटर हमारा जो है वो बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर इन सब में कंपैरेटिवली स्मॉलर है, तो इनमें से आप किसी को भी डिवाइड कर लें आपका आंसर 1 से तो ग्रेटर ही रहना है, मोर इलास्टिक ही रहेगा। तो यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जब हम सेंटर से ऊपर जाते हैं तो इलास्टिसिटी 2, 3, 4, 5 बढ़ती चली जाएगी, और अगर हम प्योरली वाई एक्सिस के पॉइंट पे पहुंच जाएं तो फिर हमारा डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। पॉइंट ही वाई एक्सिस पे चला गया तो उस पॉइंट से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस 0 हो गया, 0 हो गया। तो जब डिनोमिनेटर में आपका नंबर 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, मैथमेटिकल रूल क्या है, उसका आंसर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो हमारे पास टोटल 5 ही रेंज में केसेस में 5 ही कैटेगरीज थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, मोर देन 1 या मोर इलास्टिक हो सकती है, और परफेक्टली इलास्टिक। अगर आप इसको वर्डिंग सेंस में लेना चाहें तो 0 मीन परफेक्टली इन इलास्टिक, लेस देन 1 मीन लेस इलास्टिक, 1 मीन यूनिट इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 मीन मोर इलास्टिक, और इंफिनिटी मीन परफेक्टली इलास्टिक। तो यही टोटल 5 रेंजेस थी, ये हमने ज्योमेट्रिकली जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड जो है आम तौर पे इसका सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है, इसका आमतौर पे न्यूमेरिकल नहीं आता। रेयरली ही, शायद पास्ट में तो कभी नहीं हुआ कि वो आपको डायग्राम दे दे, यानी इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम, अदरवाइज तो डायग्राम क्वेश्चन पेपर में आती हैं, कई टॉपिक में आती है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आती है। तो इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक में अभी तक न्यूमेरिकल तो नहीं आया कभी कि आपको वो डायग्राम दे दे और कह दे के कैलकुलेट कर दें, लेकिन अगर आ भी जाए तो तरीका आपको बता दिया है। आमतौर पे ज्योमेट्रिक मेथड का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ ज्योमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन कर दें, तो आप डायग्राम बनाएं, फार्मूला लिखें, और बुक में आपकी एक्सप्लेनेशन है कि इस फार्मूला को डायग्राम के मुताबिक हमने यूज किस तरह से करना है। जी, अब आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं इस पे, तो शाबाश मुझे जो है वो रेज हैंड करके बताएं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। जी महद, आपका क्या क्वेश्चन है? सर इसमें जब ग्राफ जब अगर दिया हुआ तो इसमें हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये पॉइंट लाइन के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में ही है? जी जी, आप एक तो ये तो अंदाजे से ही पता करेंगे नहीं ना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा पॉसिबिलिटी कि अगर वो आपको ग्राफ देगा तो उसने डिस्टेंस लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आप स्केल यूज कर सकते हैं। आप अपने पास से स्केल निकालें, डायग्राम पे स्केल रख लें, स्केल से मेजर कर लें कि जो उसने पॉइंट दिया हुआ है वो एग्जैक्ट सेंटर में है या नहीं है, और अगर सेंटर से बिलो है या सेंटर से अबव है तो आपने स्केल से ही में, आप स्केल रखेंगे, आप डिस्टेंस जितना भी स्केल पे बनता है, सेंटीमीटर्स में कर लें या इंच में, सेंटीमीटर में जरा आसानी हो जाती है, तो आप लोअर डिस्टेंस मेजर करें, आप स्केल पे देखते हैं जी ये 6 सेंटीमीटर बनता है, ओके। अपर डिस्टेंस भी कैलकुलेट करें, ये फॉर एग्जांपल जी 3 सेंटीमीटर बनता है, जस्ट एन एग्जांपल, तो आप सिंपली 6 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, लोअर डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ऊपर वाला डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आएगा, आंसर आ गया जी 2। ये मोर इलास्टिक प्रोडक्ट है, या इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक है, तो स्केल यूज करते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और चीज पूछना चाहते हैं? ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है, आप पहले पिछले 3-4 अटेम्प्ट में या 5 अटेम्प्ट में आप देखेंगे तो 1-2 दफा रिपीट हुआ होगा। ओके, डिटर्मिनेंट्स, मसलन अभी हमने देखे 3 मेथड किए, इनमें से कोई भी मेथड यूज कर लें। मसलन मैं कहता हूं जी प्रोडक्ट ए की हमने इलास्टिसिटी मेजर की और आंसर आ गया -0.25, इसको हम कहते हैं जी ये लेस इलास्टिक प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर 1 से छोटा है, ओके। प्रोडक्ट बी की हमने इलास्टिसिटी मेजर की और उसका आंसर आ गया फॉर एग्जांपल -3.9, हम कहते हैं जी प्रोडक्ट बी मोर इलास्टिक प्रोडक्ट है,
कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका आंसर 1 से ग्रेटर है, तकरीबन 4 के करीब है, तो इससे पता चल रहा है कि ये मोर इलास्टिक है, इसकी प्राइस थोड़ी सी भी चेंज होगी तो डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो ऐसा है क्यों, क्या वजह है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी रीजंस, वजूहात हैं कि उन रीजंस की वजह से प्रोडक्ट ए लेस इलास्टिकली बिहेव कर रहा है, यानी प्रोडक्ट ए की जब प्राइस चेंज होती है तो डिमांड पे बहुत ही थोड़ा इंपैक्ट आता है, आता जरूर है। ए और बी में से कोई भी ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड ना काम कर रहा हो, कि प्रोडक्ट ए पे लॉ ऑफ डिमांड ही काम नहीं कर रहा जी, इसकी प्राइस बढ़ा दें कम कर दें, डिमांड ने चेंज नहीं होना, चेंज होना है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्राइस जो है वो 10 रुपए चेंज होती है, डिमांड सिर्फ जो है वो 1-8%, 10% और डिमांड 1-8% चेंज होती है, 2% हो जाती है, 4 हो जाती है, प्राइस के मुकाबले में बहुत कम चेंज है। तो ऐसा क्यों है? व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स और रीजंस? नंबर 1, पहली वजह सबसे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट किस किस्म की है, नेसेसिटी है, लग्जरी है। नेसेसिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आमतौर पे लेस इलास्टिक होती हैं, यानी लॉ ऑफ डिमांड नेसेसिटी पर भी अप्लाई होता है, लग्जरी पर भी अप्लाई होता है। बच्चे ये कंफ्यूजन क्लियर कर लें, ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। नेसेसिटी पर भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, यानी आप नेसेसिटी की प्राइस कम करेंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस 10% कम होगी, डिमांड सिर्फ 2% बढ़ेगी। इसको कहा जाता है लेस इलास्टिक बिहेवियर, के प्राइस के चेंज को डिमांड कम रिस्पॉन्ड कर रही है। तो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं लाइफ में, बेसिक नेसेसिटीज जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा लेस इलास्टिक होती हैं, और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, मल्टीमीडिया, कार्स, ये आमतौर पे मोर इलास्टिक होती हैं। यानी जब इन प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज होंगी तो क्वांटिटी डिमांड पे दोनों तरफ को, बढ़ना हो या कम होना हो, उसने ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो सबसे पहली और बड़ी वजह कि कुछ प्रोडक्ट लेस इलास्टिक क्यों हैं, कुछ मोर क्यों हैं, ये उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। अगर नेसेसिटी है तो लेस इलास्टिक होगी, अगर लग्जरी है तो मोर इलास्टिक होगी। नंबर 2 पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जिस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी मेजर की जा रही है, इसके मार्केट में कितने मुतबादल, कितने सब्स्टिट्यूट गुड्स मौजूद हैं। मसलन एक प्रोडक्ट ए है, इस प्रोडक्ट के मार्केट में 5-6 सब्स्टिट्यूट गुड और भी कंपनीज बना के बेच रही हैं, और प्रोड्यूसर हैं वो भी इसी तरह का प्रोडक्ट बेच रही हैं। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी, इसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट ही कोई नहीं है, कोई मुतबादल प्रोडक्ट ही नहीं है, ये ओनली कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है। तो इस सिचुएशन में रूल क्या है? मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक डिमांड, यानी कि जिस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं मार्केट में, उसकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। क्योंकि जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपके बहुत से कस्टमर्स के दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे, डिमांड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और जब आप प्राइस कम करेंगे तो बहुत सी डिमांड्स जो कस्टमर्स हैं दूसरी प्रोडक्ट से आपकी तरफ भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो मोर सब्स्टिट्यूट्स मीन मोर इलास्टिक प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूट्स, जिसकी कम सब्स्टिट्यूट है मार्केट में या है ही नहीं, वो उतना ही लेस इलास्टिक बिहेवियर रखता है। तीसरा बड़ा फैक्टर, नंबर ऑफ यूजेस, उस प्रोडक्ट को कितनी जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ जिंदगी में एक ही स्पेसिफिक इस्तेमाल है, वो उस काम के अलावा किसी और मशीन में, किसी और फैक्टर कहीं पर यूज ही नहीं हो सकती। एक खास पुर्जा है, टूल है, वो एक ही मशीन है, बाइक है या कोई भी चीज, सिर्फ उसमें इस्तेमाल होना है और किसी में होना ही नहीं है। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जनरल प्रोडक्ट है, मतलब मिल्क है या और भी कोई प्रोडक्ट है, तो ऐसे प्रोडक्ट की तो डिमांड 100 किस्म की चीजों में है, डोमेस्टिक यूज है, बेकरी यूज है, मिठाइयों में, खाने पीने की चीजों में, बिस्किट्स में, बर्गर, 1000 किस्म की प्रोडक्ट में मिल्क यूज हो रहा है। तो जिस प्रोडक्ट के जितने मल्टीपल यूज होंगे उतना ही वो प्रोडक्ट मोर इलास्टिक होगा। जिस प्रोडक्ट के जितने यूजेस फिक्स हैं, लिमिटेड, इसने यहीं पे यूज होना है, वो उतना ही लेस इलास्टिक है, क्योंकि उसका कोई ना अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है ना उसका यूज कम ज्यादा किया जा सकता है। चौथा फैक्टर, ड्यूरेबल है प्रोडक्ट या पेरिशेबल है। सिंपल रूल, जितना ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो कई साल तक इस्तेमाल होता रहेगा, आपने गाड़ी खरीद लेनी है, 10 साल 15 साल यूज होनी है, फर्नीचर घर का खरीद लेना है, 5-10 साल यूज होता रहना है, एलईडी टीवी खरीद लिया है, 5-10 साल यूज हो, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल है, इस्तेमाल होता रहेगा काफी, वो कंज्यूमेबल, खत्म होने वाली चीज नहीं है। और दूसरी प्रोडक्ट है पेरिशेबल, कि आप उसे इस्तेमाल कर लें तो भी उसने खत्म हो जाना है, खाने पीने की चीज है, एडिबल प्रोडक्ट है, या आपने इस्तेमाल ना किया तो भी उसने 2-4-5 दिन में वैसे खुद ही खराब हो जाना है, जैसे हमने पेरिशेबल की, वेजिटेबल वगैरह की एग्जांपल की थी। तो ड्यूरेबल गुड्स हमेशा मोर इलास्टिक होते हैं, पेरिशेबल गुड्स कंपैरेटिवली उनके मुकाबले में लेस इलास्टिक होते हैं।
तो कोई भी प्रोडक्ट लेस इलास्टिक होगा या मोर होगा, ये डिपेंड करता है कि वो पेरिशेबल गुड है या ड्यूरेबल है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो वजह बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट फैक्टर उस प्रोडक्ट का प्राइस लेवल, कि ये प्रोडक्ट अपने नॉर्मल प्राइस लेवल से किस रेंज में है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड मार्कर्स हैं जो हम व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड मार्कर की नॉर्मल प्राइस मार्केट में है जी 40 रुपए, 40 से 50 रुपए का आपको नॉर्मल व्हाइट बोर्ड मार्कर मिल जाता है। अब अगर मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 40 रुपए पे इस प्रोडक्ट को हम एक सेकंड के लिए फर्ज कर लें कि ये मोर इलास्टिक प्रोडक्ट है या लेस है, कोई भी नंबर आप यूज कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं कहता हूं 40 रुपए के प्राइस पे इसकी इलास्टिसिटी -1.25 है, फिलहाल मोर इलास्टिक हम एज्यूम कर रहे हैं। अब अगर इसकी प्राइस 40 से कम होती होती 10 रुपए पर आ जाए, या इसकी प्राइस 40 से इंक्रीज होती होती 200 रुपए पर पहुंच जाए, देखें दो एक्सट्रीम प्राइस लेवल्स हैं, अपनी नॉर्मल रेंज से दोनों ही बहुत दूर हैं। इन दोनों पॉइंट्स पे ये प्रोडक्ट कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक हो जाएगी। 200 पर पहुंचकर भी ये शायद प्रोडक्ट -0.8 पे आ जाए, और जो 10 रुपए की प्राइस है इस पर पहुंचकर भी ये प्रोडक्ट जो है वो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में लेस इलास्टिक हो जाएगी। यानी किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस लेवल है वो किस पॉइंट पे है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा होता असल में क्यों है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस 40 से बढ़ते बढ़ते 200 पे पहुंच गई है, अब 40 से 200 तक जाते जाते डिमांड ने जितना कम होना था हो गया है। अब 200 से प्राइस आप इसकी बढ़ा के 250 भी कर दें, अब डिमांड पे कोई खास इफेक्ट नहीं आना, क्योंकि जो 200 रुपए का खरीद रहे हैं वो 250 का भी खरीद लेंगे, तो डिमांड बहुत थोड़ी चेंज होगी। तो हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट 40 रुपए पर तो नॉर्मल इलास्टिसिटी या मोर इलास्टिक था, लेकिन जब ये अपने प्राइस लेवल की एक्सट्रीम पे पहुंच गया है 200 पे या दूसरी तरफ 10 रुपए पे, तो उन एक्सट्रीम लेवल्स पे पहुंच के आमतौर पे प्रोडक्ट लेस इलास्टिक हो जाते हैं। अगेन मैं लिख रहा हूं कंपैरेटिवली, यानी जो उसकी नॉर्मल इलास्टिसिटी थी वो उससे लेस इलास्टिक बिहेव करना शुरू कर देते हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर लेवल ऑफ इनकम। लोगों का इनकम लेवल बहुत इफेक्ट करता है प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को। मसलन एक प्रोडक्ट है वो 200 रुपए का मार्केट में बिकता है, वो प्रोडक्ट रिच पर्सन के लिए तो कोई मैटर नहीं रखता, वो 200 से 250 पे चला जाए या 200 से 150 पे आ जाए, रिच तो दोनों तरह ही अफोर्ड कर लेगा। लेकिन पुअर पर्सन के लिए हो सकता है बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए कि अगर प्रोडक्ट 200 से 250 पे चला गया, तो हम कह सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट जो है वो हायर इनकम पर्सन के लिए, रिच के लिए थोड़ा सा लेस इलास्टिक होता है, और लो इनकम पर्सन के लिए मोर इलास्टिक होता है, क्योंकि उसकी इनकम के साथ उसका कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। देन द डिग्री ऑफ ब्रांड लॉयल्टी या प्रोडक्ट लॉयल्टी। कस्टमर्स किसी खास ब्रांड के साथ कितने लॉयल हैं, उसको पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। मसलन आपको कुछ कस्टमर नजर आएंगे कि जी हम फलां ब्रांड का ही जूता, हम सर्विस के ही शूज यूज करते हैं। लॉयल्टी की वजह कोई भी हो सकती है, हमें उनके डिजाइन पसंद है, कलर पसंद है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस के लिहाज से अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, वजह कोई भी हो। लेकिन एक कस्टमर ब्रांड लॉयल है कि मैंने सर्विस ही परचेज करनी है। अब ऐसे कस्टमर के लिए सर्विस का शूज जो हैं वो लेस इलास्टिक हो जाएंगे। सर्विस वाले अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दें, कम कर दें, उसने सर्विस ही खरीदना है। लेकिन ऐसा कस्टमर जो ब्रांड लॉयल नहीं है, वो कहता है बाटा सर्विस कोई भी मिल जाए, जो सस्ता देगा मैं वो खरीद लूंगा, या जहां पे पसंद आएगा मैं खरीद लूंगा। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए शूज जो है वो मोर इलास्टिक बिहेवियर रखते हैं। तो डिग्री या ब्रांड लॉयल्टी का लेवल क्या है, ये इफेक्ट करता है। जितना ब्रांड लॉयल होगा पर्सन, उतना ही लेस इलास्टिक बिहेव करेगा। यानी प्राइस चेंज होती रहे, डिमांड पे कोई खास इफेक्ट नहीं आना, लेकिन जितना जो है वो लेस ब्रांड लॉयल होगा, उतना ही प्रोडक्ट मोर इलास्टिक होगी। देन नेक्स्ट फैक्टर टाइम पीरियड, कि हम प्राइस के चेंज होने का इफेक्ट कितने अरसे में देखना चाहते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट की प्राइस 100 से चेंज होके 90 रुपए पे आ गई है, इस प्राइस चेंज का इफेक्ट एक दिन के अंदर अंदर बताएं, इस प्राइस चेंज का इफेक्ट जो है वो 10 दिन के अंदर बताएं, इस प्राइस चेंज का इफेक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 60 डेज में बताएं या 100 डेज में। तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड आप कंसीडर करेंगे, उतना ही प्रोडक्ट मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर टाइम गुजरने के साथ साथ स्विच होते चले जाते हैं, इस प्रोडक्ट की तरफ भी आ सकते हैं दूसरों को छोड़ के, क्योंकि ये सस्ता हो गया है। अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होती तो इसको छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता दूसरी की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं। फौरी तौर पे आप कहें जी विद इन 1 डे इम्पैक्ट, तो वो शायद इतना जो है वो मोर इलास्टिक ना हो।
तो लेस टाइम पीरियड, लेस इलास्टिक इम्पैक्ट, मोर टाइम पीरियड, जितना लंबे अरसे में हम डिस्कशन करेंगे उतना ही प्रोडक्ट जो है वो मोर इलास्टिक बिहेव करेगा। और लास्ट हमारे पास पॉइंट है द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट गुड, कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना हिस्सा उस प्रोडक्ट पे खर्च कर देता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की मंथली इनकम है 50,000 रुपए, अब इस 50,000 में से वो हर महीने साल्ट पे, नमक पे कितने खर्च करता है। वो अगर 1 kg साल्ट भी पूरे महीने में यूज कर ले तो 1 kg साल्ट आपको नॉर्मल 30-40 रुपए का, कोई ब्रांडेड भी ले लें तो वो 50 रुपए का साल्ट मिल जाएगा। अगर आप इस 50 रुपए को कंपेयर करें 50,000 से तो ये 0.01% बनता है कि अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा कस्टमर इस पे खर्च कर रहा है। ओके, एक और प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हैं महंगा प्रोडक्ट, पिज्जा है, बर्गर है, कोई और मोबाइल फोन है, वॉच है, शूज है, जिनकी प्राइस फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम 5,000 रुपए है या 1,000 रुपए है, ये इसकी इनकम का 10% बनता है। तो अगर कंज्यूमर अपनी इनकम का ज्यादा बड़ा हिस्सा किसी प्रोडक्ट पे खर्च करता है तो ऐसा प्रोडक्ट आमतौर पे मोर इलास्टिक होता है। और अगर कस्टमर या कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा किसी प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा है तो वो लेस इलास्टिक। यानी अब साल्ट की प्राइस आप 50 की बजाय 100 रुपए भी कर दें तो कंज्यूमर की इनकम के लिहाज से तो कोई इफेक्ट नहीं है। 50,000 में से पहले 50 खर्च होते थे, वो 100 खर्च कर लेगा। आप उसकी जो साल्ट है उसकी प्राइस 50 से कम करके 25 कर दें तो भी खास पे बहुत थोड़ा इम्पैक्ट आना है डिमांड पे। तो यानी कि इनकम पे जितना कम पोर्शन स्पेंड होगा, लेस पोर्शन ऑफ इनकम, लेस इलास्टिक बिहेवियर, मोर पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन दैट गुड, मोर इलास्टिक बिहेवियर। जी जैन, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये टाइम पीरियड वाला एक दफा रिपीट कर दो। देखें फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूं कि लेट अज्यूम कोई भी प्रोडक्ट है, आप कोई भी जनरल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर उसकी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में चेंज हुई है, पहले वो प्रोडक्ट 100 रुपए का था, अब वो प्रोडक्ट 90 रुपए का बिक रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि ये 10 रुपए का प्राइस चेंज है, एक दिन के अंदर अंदर बताएं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से डिमांड पे कितना इफेक्ट आएगा, या ये प्रोडक्ट मोर इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 6 महीने में बताएं मुझे कि 6 महीने में प्राइस 10 रुपए कम हुई है तो 6 महीने में इस प्रोडक्ट की डिमांड पे कितना इफेक्ट होगा। तो सिंपल आंसर ये है, जनरल रूल, कि अगर ज्यादा टाइम पीरियड में आप बात करें तो प्राइस का 10 रुपए कम होना 6 महीने में डिमांड को ज्यादा इफेक्ट कर देगा, क्योंकि 6 महीने में जिन कस्टमर्स को नहीं भी पता या जो कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, 6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्विच हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तो 6 महीने में तो डिमांड हो सकता है 15-20% बढ़ जाए उस प्रोडक्ट की। तो प्राइस 10% कम हुई थी, डिमांड 15-20% बढ़ गई। क्यों इतनी ज्यादा बढ़ी है? टाइम पीरियड ज्यादा है। तो मोर टाइम पीरियड में आमतौर पे प्रोडक्ट मोर इलास्टिकली बिहेव करता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आज प्राइस चेंज हुई है और आज ही डिमांड पे इंपैक्ट बताएं, तो अभी तो शायद बहुत से कस्टमर्स को प्राइस इंफॉर्मेशन भी ना हो, कस्टमर इतनी जल्दी दूसरी प्रोडक्ट से स्विच भी नहीं करते, तो इसलिए लेस इलास्टिक बिहेवियर, शॉर्टर द पीरियड लेस इलास्टिक बिहेवियर। जी आप में से बच्चे किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं? जी अनस, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये काइंडली प्राइस लेवल को एक्सप्लेन कर दें। कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्राइस की जब तक नॉर्मल रेंज में होती है तो उसकी इलास्टिसिटी का जो भी बिहेवियर हो, यानी ऑलरेडी वो लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है, इसको इग्नोर कर दें। हम ये कह रहे हैं कि जब वो अपने एक्सट्रीम प्राइस लेवल पे जाएगी, मसलन मैं सिंपल बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल शूज की नॉर्मल प्राइस, लेट अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्मल शूज, चप्पल वगैरह कोई भी इस तरह की, तो एक अच्छा शूज चप्पल जो है वो 1,000 रुपए की मिल जानी चाहिए नॉर्मल प्राइस रेंज। इससे महंगी भी होंगी मार्केट में, इससे सस्ती भी होंगी, लेकिन गुड सर्विस बाटा कॉमनली आप किसी भी ब्रांड पे नॉर्मल रेंज में चले जाएं तो 1,000 रुपए में आपको चप्पल मिल जाती है। मैं एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि ये यूनिट इलास्टिक डिमांड है इसकी फिलहाल, कि अगर इसकी 10% प्राइस बढ़ेगी 10% डिमांड कम हो जाएगी या वाइस वर्सा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इस शूज की या इस चप्पल की प्राइस 1,000 रुपए से कम होते होते 200 रुपए पे पहुंच जाए तो 200 रुपए पे पहुंचकर ये लेस इलास्टिक बिहेवियर पे आ जाएगी। यानी 200 रुपए से आगे अब इसकी प्राइस आप मजीद कम करेंगे तो डिमांड में आपको उतना इजाफा नजर नहीं आएगा जितना 1,000 से प्राइस कम करने पर नजर आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ है? वही प्रोडक्ट जो पहले लेस यूनिट इलास्टिक था,
प्राइस बेतहाशा कम होने के बाद अपने एक्सट्रीम प्राइस लेवल पे लेस इलास्टिक क्यों हो गया है कि 1000 से प्राइस 200 पे कम होते होते ऑलरेडी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर तो खरीद रहे हैं प्रोडक्ट। अब आप 200 से मजीद प्राइस कम करके 150 भी कर देंगे तो अब डिमांड में कितना मजीद चेंज आ जाएगा, तो 200 रुपए पर यही प्रोडक्ट लेस इलास्टिक हो जाएगा। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और चीज आप पूछना चाहते हो? ओके जी, देन यहाँ पे हमारी डिस्कशन जो है आज के टॉपिक्स की कंप्लीट है। बाकी जो है आप इसको प्रेपरेशन बच्चे कंटिन्यू रखें। अगेन जिस दिन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह जस्ट 1 या मैक्सिमम 2 डेज के गैप से इसका टेस्ट होगा, तो साथ साथ जो है वो आप तैयारी करते चले जाएं, मिसिंग नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं करना, कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करेंगे। आज पढ़ेंगे तो बुक में जो कन्फ्यूजन है वो आप कल पूछ सकेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन क्लियर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, आज के लिए सफिशिएंट है। अल्लाह।